नहीं अकीरा, जैकेट मत उतारो, अपना स्कार्फ मत उतारो ऐसे रोड पे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। देखो सब देख रहे हैं, प्लीज। सबके सामने तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो अकीरा, और तुम विक्रांत को। लेकिन विपिन की गर्लफ्रेंड अकीरा उसकी बातों पे ध्यान दिए बिना उसकी जैकेट उतार के अपना स्कार्फ विपिन के मुंह पे मार के सड़क के उस पार खड़े विक्रांत के पास गई। अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाली और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। विक्रांत ने भी कस के अकीरा को अपनी बाहों में भर लिया। विपिन अकीरा से दीवानों की तरह प्यार करता था और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दुश्मन के बीच की इस नजदीकी देख के उसका खून खौल रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो विक्रांत का मुंह तोड़ दे और अकीरा को भी कस के एक चांटा मारे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो एक बहुत ही कमजोर इंसान था और विक्रांत एक बहुत शक्तिशाली योद्धा जो करीम नगर की सेना में अफसर था। विक्रांत ने एक झटके से अकीरा को अपनी गोद में उठाया और बोला, अकीरा, कब से मैंने तुम्हें पाना चाहा है। मैं भी तुमसे अब दूर नहीं रह सकती। तुम इस नंबर 0 के प्यार में पड़ी थी। विक्रांत की गोद में पड़ी अकीरा ने विपिन को देखा जिसकी आंखों में आंसू भरे थे और बोली, तब मुझे पता नहीं था ना कि ये कितना बड़ा लूजर है। इसने तो मुझसे कहा था कि ये करीम नगर के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा साहो का बेटा है। मुझे तब कहां मालूम था कि साहो ने एक नामर्द को पैदा किया है। करीम नगर के बड़े बाजार के चौराहे पर बहुत सारे लोग विपिन की इज्जत की धज्जियां उड़ते देख रहे थे। विपिन बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था कीरा, और मैंने पूरी कोशिश की है एक बेहतरीन मार्शल आर्ट्स टीचर बनने की। तू सिर्फ एक बेहतरीन शून्य है। नंबर 0 बनने के लिए ही बेहतरीन है तू। मार्शल आर्ट्स टीचर बनना तेरे बस की बात नहीं है। विपिन और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही पल विक्रांत पे वार करने दौड़ा, लेकिन विक्रांत के दोस्त ने एक हल्का सा ऊर्जा का ब्लास्ट किया और विपिन उड़ता हुआ कई सौ फुट पीछे जा गिरा। जिगर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तुम लोग जरा इसकी थोड़ी मालिश करो, तब तक मैं और अकीरा थोड़ी प्यार भरी बातें कर लेते हैं। किसी और की बंदी के साथ रोमांस का मजा ही कुछ और होता है। ये कह के विक्रांत विपिन पे हंसा और फिर अकीरा से बोला, तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है। तुम्हें उठाने से बाहों में दर्द हो गया मेरे। अब जब मैं इसे छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूं तो ये वेट तुम्हें ही संभालना है। अकीरा की ये मीठी बात सुन के विक्रांत मुस्कुराया और उसे लेके अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी विपिन ने उसे रोकने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो अकीरा? मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हें देख के मुझे तरस आता है या फिर शर्म। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? ये ले अपनी दादी की 2 कौड़ी की अंगूठी, किसी और 2 कौड़ी की लड़की को पहना देना। ये कह के अकीरा ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल के फेंक दी। अकीरा, वो मेरी। इससे पहले कि विपिन कुछ और कहता, विक्रांत के दोस्तों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बाजार में खड़े लोग तमाशा देखते रहे, पर कोई करीम नगर के सबसे वीर योद्धा के बेटे को बचाने नहीं आया। विपिन कब बेहोश हुआ उसे ही पता नहीं चला। कुछ घंटे बाद रात को गली में घूम रहा एक कुत्ता जिसे विपिन खाना दिया करता था, जो उसी की तरह अनाथ था, वो वफादार दोस्त विपिन के पास आया और उसने विपिन को उठाया। रात हो गई थी। विपिन किसी तरह से खड़ा हुआ और अपने घर चला गया और उसके साथ साथ उसका वफादार दोस्त भी। विपिन कंबोज सेन करीम नगर मार्शल आर्ट्स एकेडमी का सबसे बेकार टीचर था। कोई स्टूडेंट उससे मार्शल आर्ट्स सीखना नहीं चाहता था। सब उसे नंबर 0 कह के बुलाते थे और आज उसकी गर्लफ्रेंड अकीरा भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए उसे छोड़ गई थी। जब विपिन घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 4 गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बहुत गुस्से में था। विपिन उन्हें देख के घबराते हुए बोला, भाई 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 मारना नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, पक्का। विपिन ने उन लोगों से अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, ये कह के कि वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सुपर योद्धा साहू का बेटा है और एक दिन बहुत बड़ा मार्शल आर्ट टीचर बनेगा। टीचर बनते ही वो सूद समेत उनके पैसे लौटा देगा। लेकिन सूद तो क्या, बेचारे विपिन के पास तो दूध के भी पैसे नहीं थे। हर दिन 100-100 रुपए उधार ले लेकर जीता था। मेहनत का जुनून तो था विपिन में, लेकिन शरीर से इतना कमजोर था कि मार्शल आर्ट्स की दिव्य शक्ति उसके शरीर में पैदा ही नहीं हो पाती थी। और बाकी योद्धा कुल के लोगों की तरह विपिन के पास कोई सुपर पावर भी नहीं थी, इसलिए वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता
पर कोई मंत्र, कोई तंत्र उसके मार्शल आर्ट्स टेक्निक में काम नहीं करता। तूने हमसे 2 महीने पहले कहा था कि तू हमारे पैसे लौटा देगा। ये कहकर उनमें से एक गुंडे ने विपिन को एक मुक्का दे मारा। विपिन बोला, भाई बात के बीच में हाथ का क्या काम? मैंने इस बार बहुत मेहनत की है। हाँ, इस बार मैं पक्का मार्शल आर्ट्स एकेडमी के टीचर्स चैलेंज में पास हो जाऊंगा। विपिन की इस बात पे हंसते हुए वो आदमी बोला, और मैं मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का राजा बन जाऊंगा। मारो साले को। ये कह के वो चारों विपिन पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीटने लगे। विपिन जमीन पर पड़ा लात घूसे खाता रहा। विपिन को मार खाता देख वो कुत्ता जिसे विपिन खाना देता था उन लोगों को काटने के लिए दौड़ा, लेकिन उन्होंने उस बेजुबान जानवर को दबोच लिया और ये विपिन से देखा नहीं गया। विपिन एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ये कहकर विपिन ने उस आदमी को धक्का दिया तो उसने उस बेजुबान जानवर को छोड़ दिया। विपिन की आंखों में गुस्सा देख के वो आदमी अब उसे छेड़ते हुए बोला, भाई देख, गुस्सा आ रहा है चमन चैंपियन को। उस आदमी ने विपिन के मुंह पे चांटा मारा, लेकिन अब विपिन उसे घूर रहा था। मुझे तो लगता है कि ये साहो का असली बेटा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जब साहो बाहर दुनिया बचा रहा था तो कोई दूसरा तेरी मां से इश्क लड़ा रहा था, हा? ये गिरी हुई बात सुन के विपिन की आंखों में खून उतर आया और वो बोला, भाई अब ज्यादा हो रहा है। विपिन की बात सुन के उन मुश्तंडों में से एक बोला, कमाल है, इतनी गिरी हुई बात सुन के भी तू सिर्फ बात ही कर रहा है। तू सच में नंबर 0 ही है। 15 साल पहले भयानक के हाथों अपने पिता साहो और मां गायत्री को खो चुका विपिन अनाथ ही बड़ा हुआ था और पिछले 15 सालों में आदत पड़ गई थी उसे इन सब बातों की। लेकिन एक बात जो उसे बर्दाश्त नहीं होती थी वो ये थी कि कोई उसे नंबर 0 बोले। इसलिए उस गुंडे के मुंह से वो सुनते ही विपिन की आंखों में खून उतर आया। नंबर 0 नहीं बोलना मुझे। और अगले पल विपिन ने उस आदमी के मुंह पे पूरी ताकत लगा के एक मुक्का जड़ दिया। तैश में आके विपिन ने उस आदमी को मार तो दिया था, लेकिन अब वो गुंडे उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे और विपिन ये बात जानता था। इसलिए वो कालाहारी के जंगल में जो उसके खंडर हो चुके घर के पीछे था उसमें अपनी जान बचाकर भाग गया। कालाहारी के जंगल मौत की घाटी के नाम से भी जाने जाते थे क्योंकि वहां बहुत ही भयानक जानवर रहते थे। लेकिन विपिन उन राक्षसों से बचने के लिए उस खतरनाक जंगल के अंदर भाग गया। सुबह से शाम हो गई। वो आदमी वहीं जंगल के बाहर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन विपिन जंगल से बाहर नहीं आया। आखिर में ये मान के कि विपिन जंगल की भेंट चढ़ गया, वो लोग वहां से चले गए। पर देर रात बुरी तरह घायल विपिन वापस अपने घर लौटा तो उसने देखा कि वो कुत्ता जिसे वो खाना दिया करता था उसे वो जान से मार के चले गए थे। विपिन अपने बेजुबान दोस्त की लाश देख के टूट गया था। अपने दोस्त को अपने घर के आंगन में दफनाने के बाद दुख से तड़प रहा विपिन घर में लगी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने जाके खड़ा हो गया और बोला, ये किस बात की सजा है पिताजी? मेरा प्यार, मेरी इज्जत, मेरा बेजुबान दोस्त सब छिन गया मुझसे और मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों मैं कमजोर? मेरे अंदर आपका एक भी गुण क्यों नहीं है? क्यों नहीं हूं मैं आपकी तरह शक्तिशाली? ये कहते हुए विपिन की आंखें भर आई और वो वहीं अपने पिताजी की तस्वीर के नीचे रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह थी मार्शल आर्ट्स एकेडमी के टीचर्स चैलेंज की। दुनिया की सभी एकेडमीज में सिर्फ स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन यहां इस एकेडमी में साल की शुरुआत में एकेडमी के सभी मार्शल आर्ट्स टीचर्स को अपनी शक्ति और टेक्निक का इम्तिहान देना होता था। इस इम्तिहान को पास करके ही यह साबित होता था कि वो टीचर किसी स्टूडेंट को मार्शल आर्ट्स योद्धा बनने की ट्रेनिंग देने के काबिल है या नहीं। अगर कोई टीचर लगातार 3 साल तक ये टीचर्स चैलेंज पार नहीं कर पाता तो उसे एकेडमी से हटा दिया जाता था। उसके बाद वो योद्धा कभी मार्शल आर्ट्स टीचर नहीं बन सकता था। पिछले 2 सालों से इस चैलेंज को पास करने में नाकामयाब रहे विपिन से आज तक किसी स्टूडेंट ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी। आज का यह टीचर्स चैलेंज विपिन के लिए एक आखिरी मौका था अपने महान पिता की तरह इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टीचर बनने का। कमजोर और जख्मी हालत में विपिन आ पहुंचा था मार्शल आर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड में, जहां सभी मार्शल आर्ट्स टीचर्स खड़े थे।
ग्राउंड के चारों तरफ बने स्टैंड्स में मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की जनता बैठी थी। यह टीचर्स चैलेंज साल की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता थी। विपिन कंबोज को उस टूटी फूटी हालत में पट्टियों में लिपटा देख सभी लोग उस पर हंसने लगे। अरे नंबर 0 फिर आ गया, एक दर्शक बोला। अबे घोड़ों की रेस में गधे की भी एंट्री हो गई, दूसरे ने कहा। अबे एक्शन में कॉमेडी की जरूरत भी तो होती है, ये साला नंबर 0 मार्शल आर्ट्स की दुनिया का कॉमेडियन है। विपिन को ये बातें बहुत चुभ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप ग्राउंड में खड़े बाकी मार्शल आर्ट्स टीचर्स के साथ आके खड़ा हो गया। उसे देख के एकेडमी का एक टीचर रितेश, जो विपिन से बहुत चिढ़ता था, वहां खड़े एक दूसरे टीचर से बोला, यार एक बात बता, अगर कोई नंबर 0 की बहन को मारने की कोशिश करेगा और कोई उसकी मां को मारने की कोशिश करेगा तो ये पहले किसे बचाएगा? हा? वो टीचर बोला, पता नहीं यार। रितेश बोला, भाई ये सबसे पहले खुद को बचाएगा। ये कह के रितेश और वो दूसरा टीचर जोर जोर से हंसने लगे। विपिन रितेश की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और अपने चैलेंज पे ध्यान दिया। एक के बाद एक मार्शल आर्ट्स टीचर एक दूसरे से लड़ते गए और किस्मत देखिए, जब विपिन की बारी आई तो उसके सामने था रितेश। मुकाबला शुरू हुआ। पलक झपकते ही रितेश ने विपिन पर मार्शल आर्ट्स के वारों की बारिश शुरू कर दी। विपिन का पूरा शरीर पहले ही बुरी तरह जख्मी था, इसलिए रितेश के ये वार उसके शरीर को तोड़ते चले गए। लेकिन विपिन में ताकत की कमी थी, हिम्मत की नहीं। इसलिए ना विपिन की नजरें झुकी और ना उसके घुटने कमजोर पड़े। विपिन ने रितेश पर वार करने की कोशिश की, लेकिन रितेश में बहुत फुर्ती थी। इस वजह से विपिन के वार रितेश को छू भी नहीं सके। विपिन मार खाता रहा, लेकिन वो खड़ा रहा। 3 मिनट के बाद जब मुकाबला खत्म हुआ तो सभी जजेस ने रितेश को विजयी घोषित कर दिया। विपिन को देख के उस मुकाबले के जज बोले, विपिन कंबोज, ना आप कोई ऊर्जा वार कर सके, ना आपके मार्शल आर्ट्स मूव से आपके प्रतिद्वंदी को कोई परेशानी हुई। आप खुद को उसके किसी वार से बचा भी नहीं सके। माना कि आप खड़े होकर पिटते रहे, लेकिन इस एकेडमी में हम स्टूडेंट्स को मारने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, मार खाने की नहीं। इसीलिए आप ये चैलेंज हारते हैं। विपिन अपने पिता की तरह एक महान मार्शल आर्ट्स टीचर बनने का अपना तीसरा और आखिरी मौका खो चुका था। एकेडमी के ग्राउंड में खड़े सारे लोग उस पर हंस रहे थे। नंबर 0 की आवाज सिर्फ एकेडमी में ही नहीं, विपिन की आत्मा में भी गूंज रही थी। विपिन सिर झुकाए चुपचाप ग्राउंड से बाहर निकल गया। तभी शंकु, एक पागल जो सालों से वहां की सड़कों पर भटकता रहता था, विपिन के सामने आ खड़ा हुआ और भारी सी आवाज में बोला, ये विपिन इस दुनिया नंबर 237 में 0 है, लेकिन दुनिया नंबर 5555 का विपिन वो हीरो है। यह कहकर वो पागल शंकु विपिन की आंखों में झांकने लगा और एकदम से बोला, एक समय आएगा जब सब बदल जाएगा, उस दिन तू बनेगा हीरो। बिना उस पागल शंकु की बात पे ध्यान दिए विपिन वहां से निकल गया और शंकु चिल्लाता रहा, ये वाला विपिन 0 है, जो आने वाला है वो हीरो है। अब कौन सा विपिन हीरो था और वो कब और कहां से आने वाला था, ये तो भगवान ही जानते थे। पर फिलहाल इस विपिन की जिंदगी में मुसीबतों का अंत नहीं हुआ था। विपिन जब अपने घर पहुंचा तो वहां उसका इंतजार कर रहे थे वही गुंडे जो कल उससे अपना उधार वसूलने आए थे। लेकिन इस बार जैसे ही वो गुंडे विपिन को मारने के लिए आगे बढ़े, विपिन भागा नहीं। वो बोला, आओ एक एक करके सबको बताता हूं। विपिन जानता था कि ये गुंडे उसे जान से मार देंगे, लेकिन अब बात जान की नहीं, आत्मसम्मान की थी। विपिन उन गुंडों से तब तक लड़ता रहा जब तक कि उसके शरीर में कतरा भर भी जान बाकी थी। आखिर में 3 आदमियों ने छटपटाते हुए विपिन को पकड़ लिया और उनका मेन बॉस तलवार से विपिन का गला काटने ही वाला था कि तभी एक सफेद रंग की बिजली कड़की। सब कुछ जैसे बहुत धीरे हो गया, समय रुक गया। वो सभी गुंडे वहीं जम गए और एक दिव्य द्वार खुला और उसमें से बाहर आया एक लंबा चौड़ा मार्शल आर्ट्स योद्धा। विपिन इस शख्स को जानता था और विपिन क्या, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का हर शख्स इस योद्धा को जानता था। विपिन के सामने खड़े थे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे महान गुरु मास्टर शेख, वही मास्टर शेख जो गुरु थे विपिन के पिता साहो के। मास्टर शेख, आप यहां क्या कर रहे हैं?
विपिन के इस सवाल के जवाब में मास्टर शेख मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं विपिन, तुम्हारे नंबर 0 के खिताब के आगे 1 लगाने आया हूं। यह कहते ही मास्टर शेख ने एक झटके से अपनी हथेली से विपिन के सीने पे एक ऊर्जा वार किया और अगले ही पल विपिन की आत्मा के सामने थी विपिन की बॉडी। हवा में तैरती विपिन की आत्मा ने अपने शरीर को देखा, जिसको पकड़ के वो चारों गुंडे जमे खड़े थे। और फिर उसने मास्टर शेख से पूछा, ये मैं अपने शरीर से बाहर कैसे आ गया? अगले ही पल विपिन की आत्मा के चारों तरफ की दुनिया बदलती चली गई और कुछ ही पलों में वो खड़ा था एनर्जी के बहुत बड़े आयाम में। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह बस एनर्जी की तरंगे बह रही थी। विपिन ने नीचे जमीन की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो रोशनी के सागर में खड़ा है, जिसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। हजारों फुट ऊपर आसमान में नीली और हरी ऊर्जा की तरंगे बह रही थी। उसके सामने हवा में कुछ अजीब सी लाल रंग की चिंगारियां भी फूट रही थी। विपिन की सोल इस ऊर्जा के सागर में टहलने लगी और उसने आगे बढ़ के एक लाल रंग की चिंगारी को छुआ। उस ऊर्जा की चिंगारी को छूते ही उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। इससे पहले कि विपिन की आत्मा कुछ कह पाती, विपिन के साथ खड़े मास्टर शेख मुस्कुरा के बोले, शून्य काल में स्वागत है तुम्हारा नंबर 0। समय आ गया है तुम्हारा अपनी शक्तियों को हासिल करने का। क्या तुम तैयार हो हीरो बनने के लिए? लेकिन जहां एक तरफ मास्टर शेख मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के नंबर 0 की जिंदगी बदलने वाले थे, एक अजीब सी काली शक्ति भी शून्य काल में मंडराने लगी थी। उस ऊर्जा के सागर से जिसमें से धुआं उठ रहा था, एक अजीब सी आकृति निकल रही थी। शून्य काल के अंदर प्रकट हो रही काली शक्ति के इस अंश को न विपिन ने देखा था और न मास्टर शेख ने। क्या थी ये काली शक्ति जो बंद थी शून्य काल में? आखिर मास्टर शेख कैसे इतने सालों बाद लौट आए थे विपिन के पास? क्या थी ये जगह शून्य काल जहां मास्टर शेख विपिन की सोल को ले आए थे? कैसे बनने वाला था विपिन नंबर